हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर के इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाऊंगा। सारी गवर्नमेंट स्कीम हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम का कोर्स है जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और इस वाले वीडियो में हम 3 स्कीम्स को पढ़ेंगे। ये तीनों स्कीम मिलती जुलती हैं, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। एक स्कीम है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, दूसरी है गोवर्धन स्कीम और तीसरी है सतत योजना। और ये तीनों की तीनों जो स्कीम हैं बिल्कुल मिलती जुलती हैं, लेकिन तीनों की तीनों स्कीम जो हैं इन्हें अलग अलग मंत्रालय चलाते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री चलाते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है, तो ये वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें गवर्नमेंट स्कीम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और गवर्नमेंट स्कीम में बहुत ज़्यादा अपडेटेड डेटा भी आपको पढ़ना होता है। तो उसी को दिमाग में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। इसमें हम इस कोर्स में मल्टीपल वीडियोज़ आएंगे और हम वो सारे गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे जो या तो न्यूज़ में रहते हैं, चाहे वो पुराने क्यों ना हो, लेकिन अगर उनमें चेंजेस होते रहते हैं या फिर वो नए लॉन्च होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम 2022 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। गोवर्धन स्कीम अभी बजट में अनाउंस की गई थी, हालांकि 2018 में लॉन्च हुई थी पहली बार। तो ये जो स्कीम है हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें जैसे नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है, ये नई स्कीम है। गोवर्धन स्कीम पुरानी है लेकिन अब वो रिन्यू हो गई है और एक नए रूप में सामने आई है। और सतत योजना में भी चेंजेस हुए हैं। सतत योजना भी उसकी चर्चा आजकल चल रही है, उसके टारगेट्स हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ा जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्कीम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम की बात अभी निर्मला सीतारमन ने जो बजट प्रस्तुत किया था, अभी जो लेटेस्ट बजट आया था 1 फरवरी 2023 को, तो उसमें निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया कि 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे जिससे हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकें। इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 10,000 करोड़। यानी गोवर्धन स्कीम का एक नया टारगेट रखा है और वो टारगेट क्या है कि हमें 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाने हैं और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए एक एमसीक्यू है। गोवर्धन स्कीम जो है इसे भारत का कौन सा मंत्रालय चलाता है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? गोवर्धन स्कीम जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके नीचे एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है 2019 में बना था, उससे पहले ये मिनिस्ट्री नहीं था। और बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं जिनको मिलाकर ये मिनिस्ट्री बना था। तो पहले एक अलग मिनिस्ट्री हुआ करती थी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, लेकिन वो इस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट बना दी गई थी। सो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है वो गोवर्धन स्कीम को चलाता है। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए, आपने मान लीजिए कोई चीज प्रोड्यूस करी, राइट, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसको कंज्यूम किया। जैसे मान लेते हैं आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो जब बिस्किट का पैकेट आपने खरीदा तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने प्रोड्यूस करी? आपने जो बिस्किट हैं वो बनाए, प्लस उनकी पैकेजिंग मटेरियल जो है उसे बनाया। बिस्किट तो आपने कंज्यूम कर लिए, अब जो ये पैकेजिंग मटेरियल था, जो प्लास्टिक का रैपर था, क्या इसके साथ आप कुछ कर सकते हैं? तो भारत का 80 से 90% जो कचरा होता है वो लैंडफिल में जाता है। और लैंडफिल में जाना जो है वो वेस्ट रिसाइकलिंग नहीं है, सिर्फ वेस्ट का रिलोकेशन है। कि मान लीजिए कहीं पे अगर मकान बन रहा है तो आपने मकान बनाने से पहले वहाँ पे गड्ढा खोदा, उसकी जो नींव होती है मकान की वहाँ पे आपने कचरा भरा, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाली, उसको कंप्रेस किया और उसके ऊपर घर बना दिया। तो ये एक तरह का वेस्ट रिलोकेशन है, लैंडफिल। और लैंडफिल में जब हम कचरे को डालते हैं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे मिट्टी जो है वो पल्यूट होती है, कई बार मिट्टी में जो मटेरियल होते हैं या हैवी मेटल वगैरह वो लीच हो जाते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर में कई बार वो चले जाते हैं। हमारा जो अंडर ग्राउंड जो हमारे एनिमल्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वो सब प्रभावित होते हैं, तो उनके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज होते हैं।
तो ये जो पैकेजिंग मटेरियल है इस बिस्किट के पैकेट का, इसको मैं अगर रिसाइकल कर दूं, यानी रिड्यूस रीयूज, या तो मैं उसे रिड्यूस करूं, रिड्यूस मतलब होता है कचरे को कम करना, उसे रिड्यूस बोलते हैं। फिर होता है रीयूज, रीयूज मतलब उसे दोबारा यूज कर लेना, और फिर होता है रिसाइकल। तो ये 3 आर होते हैं जो हमारे सर्कुलर इकोनॉमी के फीचर होते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो जब हम ये करते हैं 3 आर, रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल, इसमें और भी टर्म्स होते हैं जैसे रिपेयर वगैरह, ये सब भी आप डाल सकते हैं। तो रिसाइकलिंग सेक्टर होता है, तो हम उसको दोबारा फिर वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरह की सर्कुलर फिर इकोनॉमी बन जाती है। देखिए, एक तो ये है कि मान लीजिए आपने कुछ प्रोड्यूस किया, फिर उसको कंज्यूम किया और फिर उसको थ्रो कर दिया और वो लैंडफिल में चला गया, लेकिन ये तो लीनियर है, राइट। अगर आपने जब ये कंज्यूम किया, उसके बाद जब उसे थ्रो किया, तो वो अगर रिसाइकल होकर आप दोबारा यूज़ कर सकें तो एक सर्कुलर एक फ्लो बन गया। तो इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। और सर्कुलर इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार इसके बारे में बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करती है। जैसे अगर मैं हमारे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो अगर आप कचरे को कम करेंगे, कचरे को रिसाइकल करेंगे, तो कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके सर्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने हैं। अब वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे सिटी सस्टेनेबल नहीं हो पा रहे हैं, राइट। इसी तरह से जो क्लाइमेट एक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, तो बहुत सारे, जैसे लाइफ ऑन लैंड, अब ज़मीन पे कचरा रहेगा तो जो ज़मीन पे लाइफ है वो प्रभावित होगी। आप पानी में कचरे को फेंकेंगे तो जो लाइफ बिलो वाटर है वो प्रभावित होगी, राइट। तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करती है सर्कुलर इकोनॉमी। अब गोबर्धन स्कीम में हम करना क्या चाहते हैं। देखिए, गोबर्धन स्कीम में हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। भारत में ये आइडिया आया कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत में रफली 300 मिलियन पशु हैं टोटल, 300 मिलियन भारत की कैटल पॉपुलेशन है। और ऑब्वियसली अब इनसे जो गोबर इतना ज़्यादा हो जाता है, भारत में स्ट्रे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हम उस गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी गोबर को हम धन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो बायोगैस प्लांट है वो लगा सकते हैं, राइट। और बायोगैस प्लांट हम लगाते हैं इस स्कीम के अंदर। बायोगैस प्लांट भी मल्टीपल तरह के लगाते हैं, उस पर मैं आता हूँ अभी। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे जो कावडंग होता है, उनसे हम बायोगैस या बायो फर्टिलाइज़र वगैरह बना सकते हैं जो रूरल एरिया में यूज़ होती हैं। फिर बायोगैस प्लांट और बायो फर्टिलाइज़र प्लांट लगाने के लिए जो हम प्लांट लगाएंगे, वहाँ पे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और जो लोग इन प्लांट को लगाएंगे वो ऑन्टरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकती हैं। विलेजेस हमारे गंदे नहीं होंगे, तो कैटल वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह इसमें हो जाएगा। लोकल कम्युनिटीज़ को हम सपोर्ट करेंगे और एनवायरनमेंट को भी हम सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जो गोबर्धन स्कीम है ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है। यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। और दूसरा, त्रिपुरा भारत का पहला स्टेट है जिसने अपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गोबर्धन प्रोजेक्ट्स को लगाया है, यानी कि बायोगैस प्लांट लगाए हैं अपने सभी डिस्ट्रिक्ट में अंडर गोबर्धन स्कीम। तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, गोबर्धन स्कीम जो है वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन का पार्ट नहीं है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में हमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, उसका इस स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। और त्रिपुरा भारत का पहला राज्य है जिसने गोबर्धन प्रोजेक्ट को लगाया सभी 8 डिस्ट्रिक्ट में। त्रिपुरा में 8 जिले हैं, तो ये ठीक है। तो इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो गोबर्धन स्कीम पे लौटते हैं। गोबर्धन स्कीम में इस बार निर्मला सीतारमन ने क्या कहा बजट में कि हमें 500, हमारा टारगेट है 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाने हैं। वेस्ट टू वेल्थ, तो जैसे मान लीजिए अगर आप बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो वो भी एक तरह का वेस्ट टू वेल्थ है। आपने उसमें वेस्ट डाला और उससे आपने वेल्थ यानी कि बायोगैस बना ली, जो कमर्शियली काफ़ी यूजफुल है। तो इससे हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। और दूसरी बात, हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे गोबर्धन स्कीम में, तो उन्होंने कहा 10,000 करोड़। ये फिगर आपको याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि कितने हम वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाएंगे। अब जो ये हम 500 प्लांट लगाएंगे वेस्ट टू वेल्थ, इनमें बायोगैस प्लांट कितने होंगे, तो इनमें से 200 होंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है। और जो बाकी 300 हैं, तो 500 में से 200 होंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, और जो बचे हुए 300 हैं वो होंगे कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स। कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट, ठीक है। और जो ये हम 200 जो
कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाएंगे, इनमें 75 सिटीज़ में होने चाहिए। मिनिमम 75 जो हैं वो सिटीज़ में होंगे। तो ये तीनों चीज़ याद रखिए आप। सबसे पहला कि टोटल कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगेंगे, तो आंसर है 500। इनमें से कंप्रेस बायोगैस प्लांट कितने होंगे, तो आंसर है 200। और इन 200 में से शहरों में कितने लगेंगे, तो आंसर है 75। और कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट क्या होंगे, तो कितने लगेंगे, तो आंसर है 300। अब कंप्रेस बायोगैस प्लांट में और कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट में क्या डिफरेंस है? देखो, कंप्रेस बायोगैस प्लांट तो अपने आप में एक स्टैंड अलोन प्लांट हो गया, जहां पे आप बायोगैस को कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हो। समझ में आया? इसका क्या मतलब होता है? आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हम गांव में हमने एक प्लांट लगा दिया और सारा जो गांव का जो हमारे गांव में जो कचरा होता है, जैसे ऑर्गेनिक कचरा, मतलब सब्जी छीलने वाला कचरा या गाय का गोबर या इस तरह का जो ऑर्गेनिक कचरा है, वो हम उसमें डाल देते हैं और वहाँ पे बायोगैस बनती है उसमें। लेकिन जो बायोगैस होती है ना, ये इसकी क्वालिटी रिलेटिवली कम होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो बायोगैस होती है उसमें क्या क्या होता है? बायोगैस में मीथेन होता है, लेकिन मीथेन इसमें 50 से 75% होता है। इसी तरह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 से 50%, और नाइट्रोजन होता है 2 to 8%। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं रॉ बायोगैस के। तो इसको यूजेबल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमें उसे कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम बायो सीएनजी भी बोल देते हैं। बायो सीएनजी क्यों? देखो, वैसे तो सीएनजी जो होती है ये पेट्रोल से बनती है, राइट? तो इसलिए हम इसे प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्रूड ऑयल जो होता है उससे पेट्रोल बनता है। पेट्रोल जो होता है, क्रूड ऑयल, जब उससे डीजल, जब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिनमें एक सीएनजी गैस होती है। तो लेकिन जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, कंप्रेस्ड बायोगैस एक बिल्कुल सीएनजी की तरह ही आप ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस जो होता है, हम बायोगैस को कंप्रेस करते हैं। तो बायोगैस को कंप्रेस करने का फ़ायदा क्या होता है? अब नाम से पता चल रहा है, आपने बायोगैस बना ली। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बायोगैस प्लांट है, इस बायोगैस प्लांट में आपने बायोगैस बना ली। अब आप उसे कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस कितने प्रेशर पे करते हैं आप? 200 से 250 बार। 200 से 250 बार का प्रेशर लगाते हैं तो वो बन जाती है कंप्रेस्ड बायोगैस। अब कंप्रेस्ड बायोगैस के क्या फायदे हैं? तो कंप्रेस्ड बायोगैस आपके व्हीकल में यूज हो सकती है और हम उसको ऑटोमोबाइल फ्यूल वगैरह में यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे बायो सीएनजी भी बोलते हैं। और इसमें जब हम नॉर्मल बायोगैस को कंप्रेस्ड बायोगैस बनाते हैं या बायो सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें आप देखिए, एक नॉर्मल बायोगैस में मीथेन थी 50 to 75%, लेकिन जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है या बायो सीएनजी होती है, उसमें जो मीथेन है वो 92 to 98% है। तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, इट इज़ अ बेटर फ्यूल। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ जाती है। जो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पर ग्राम ऑफ फ्यूल कितनी एनर्जी मिल रही है, तो वो है कैलोरीफिक वैल्यू। यानी बायोगैस को सुपीरियर बना देते हैं हम कंप्रेस्ड बायोगैस या बायो सीएनजी में कन्वर्ट करके। अभी भारत सरकार ने एक चीज़ और कही है, वो ये कि जितने भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है या भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, हमारी तेल और गैस की कंपनियां हैं, उनको ये मैंडेटरी कर दिया है कि 5% कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो उसको सेल करेंगे। मतलब जो भी टोटल एनर्जी मिक्स होगा उसमें 5% कंप्रेस्ड बायोगैस होनी चाहिए। तो इससे भी कंप्रेस्ड बायोगैस को बल मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कोई कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाते हैं, तो उसे तुरंत आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या इन सबको बेच सकते हैं। आपको यह परवाह नहीं करनी होगी कि आपने कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगा दिया, लेकिन उस बायोगैस को जब बनाएंगे तो फिर खरीदेगा कौन? तो ये कंपनी आपसे खरीद लेंगी, क्योंकि 5% कंप्रेस्ड बायोगैस का मैंडेट इन्हें दे दिया गया है सरकार के द्वारा। और गोवर्धन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो है 50 लाख रुपए पर डिस्ट्रिक्ट। 50 लाख रुपए पर डिस्ट्रिक्ट का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आज की अगर मैं भारत में बात करूं, एक रफली अगर हम देखें, तो भारत में 583 बायोगैस प्लांट हैं। इनमें से 507 हमने गोवर्धन योजना के तहत लगाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की गोवर्धन योजना के तहत। इनमें जो 40 प्लांट हैं वो सतत योजना के तहत लगे हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
और जो बाकी 36 हैं ये नेशनल बायो एनर्जी प्लान जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने प्लांट अभी लग चुके हैं भारत में अंडर डिफरेंट स्कीम, लेकिन ये 3 मेन योजनाएं हैं और ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकती हैं। तो गोवर्धन योजना, इसमें हम क्या करते हैं? गोवर्धन योजना में हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाते हैं या हम कम्युनिटी बेस्ड जो बायोगैस प्लांट हैं वो लगाते हैं। इसके बारे में मैं अभी बताता हूं कम्युनिटी बेस्ड क्या होता है। और फिर है सतत योजना। सतत योजना में भी हम यही काम करते हैं, हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाते हैं, लेकिन इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और तीसरी योजना है नेशनल बायो एनर्जी प्लान जो अभी लॉन्च हुई थी नवंबर 2022 में, ये इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये थोड़ी अलग है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले आपको ये बता देता हूं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट तो आप समझ गए, ये कम्युनिटी बेस्ड बायोगैस प्लांट क्या होता है। यहां पे देखिए, ये गुजरात में है, बनास यहां पे लगाया हुआ है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पूरी कम्युनिटी यानी बहुत सारे हाउस होल्ड होते हैं, उनसे हम वेस्ट को बाय करते हैं। जैसे मान लीजिए जो किसान है वहाँ पे लोकल एरिया में, हम उनको कहेंगे कि आप कावडंग जो है हमें आके बेच दीजिए, तो 1 रुपी केजी या 2 रुपी केजी इस तरह से हम उनसे जो वेस्ट है वो उसको बाय कर सकते हैं और यहाँ पे फिर हम उससे बायोगैस बना सकते हैं, फिर उसको कंप्रेस कर सकते हैं, प्योरीफाई करके हम उसे कंप्रेस्ड बायोगैस या बायो सीएनजी बना सकते हैं। तो ये होते हैं कम्युनिटी बेस्ड जो बायोगैस प्लांट होते हैं। ठीक है, तो हमें जो जो योजना है हमारी, कौन सी योजना? गोवर्धन योजना। हमें उसमें 200 लगाने हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और 300 हमें लगाने हैं कम्युनिटी बेस्ड जो प्लांट हैं वो। तो आई होप ये अब योजना आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी योजना। तो यहीं पे खत्म हो जाती है गोवर्धन योजना और अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी योजना जो चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम ये नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और ये कब से कब तक लागू रहेगा? तो ये लागू रहेगा 1 अप्रैल 2022 रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, कई बार हम किसी स्कीम को डेट से पीछे हम उसकी लॉन्च डेट वो रखते हैं, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर लागू किया जाएगा ये 31 मार्च 2026 तक। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026। ये प्रोग्राम हम 2 फेजेज में चलाएंगे। अभी फेज 1 चल रहा है और इसमें जो टोटल खर्चा सरकार करेगी वो है 858 करोड़ रुपए, 858 करोड़। अब इस वाले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम में इसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला है वेस्ट टू एनर्जी, तो इसमें ये कॉमन चीज़ है वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी में हम वही बायोगैस प्लांट लगाएंगे, बायो सीएनजी यानी कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाएंगे, तो ये सब हम करेंगे। फिर बायोमास प्रोग्राम। बायोमास प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? हम ब्रिकेट और पैलेट वगैरह ये सब बनाएंगे और हम जो नॉन बगासी बेस्ड बायोमास है हम उसको प्रमोट करेंगे। ये जो ब्रिकेट और पैलेट वगैरह होते हैं ये वेस्ट से बनते हैं और ये इनको जब आप बर्न करते हैं पावर प्लांट्स वगैरह में तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करते हैं। ब्रिकेट्स, पैलेट्स वगैरह ये एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं। ये वेस्ट से बनाए जाते हैं, बायोमास से बनाए जाते हैं। तो ये मेनली कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। और बायोगैस प्रोग्राम, तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम और बायोगैस प्रोग्राम। तो एक एक करके इसमें देखते हैं। हमने इस प्रोग्राम के तहत यानी नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत 2 पोर्टल भी लॉन्च करे हैं, बायोगैस पोर्टल और बायो ऊर्जा पोर्टल। ये लॉन्च करे अभी अभी हमारे मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर आर.के. सिंह ने। और इसमें बेसिकली हम जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ट्रैक करते हैं कि आप नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है उसके तहत आप प्लांट लगाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो पहला कंपोनेंट है इसका वो है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। वेस्ट टू एनर्जी में वही है कि हम जो हमें एनर्जी जनरेट करनी है अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट से, और हमें बहुत बड़े बायोगैस, बायो सीएनजी वगैरह प्लांट लगाने हैं। दूसरा है बायोमास प्रोग्राम। बायोमास प्रोग्राम में हम ब्रिकेट्स और पैलेट्स को बनाते हैं और फिर बाद में इनको थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। ये कोल से एनी डे बेटर होते हैं बिजली बनाने के लिए। फिर है बायोगैस प्रोग्राम। बायोगैस प्रोग्राम में भी हम जो फैमिली या मीडियम साइज बायोगैस प्लांट हैं रूरल एरिया में उनको लगाना है हमें। तो ये 3 कंपोनेंट हैं नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के। अब ये इतनी सारी चीज़ें हम इसमें कह रहे हैं लोगों को कि लगाइए, पर क्या हम एनकरेज कैसे कर रहे हैं उन्हें? तो एनकरेज ऐसे कर रहे हैं, इसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलती है इसमें? अगर फॉर एग्जांपल आप 4.8 टन
तक का कोई बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं तो सरकार आपको 4 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। अगर आप 4.8 टन यानी 4800 केजी पर डे कैपेसिटी का बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं तो सरकार आपको 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इसी तरह से अगर आप बायोगैस पर बेस्ड कोई पावर जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं जिसमें आप बायोगैस से पावर जनरेट करेंगे तो फिर उसमें सरकार आपको नया बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं तो 0.75 करोड़ पर मेगावाट की सब्सिडी देगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 100 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको 75 करोड़ रुपीस की सब्सिडी सरकार देगी, 0.7 करोड़ पर मेगावाट। तो इस तरह से सरकार ने कई स्लैब बनाए हुए हैं। आप अगर नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, हमें इसमें बायो एनर्जी बनानी है यानी बायो गैस, यानी कि जो हमने 3 बताए, वेस्ट टू एनर्जी, बायोमास और बायोगैस, तो इसमें डिफरेंट तरह के स्लैब बना दिए हैं सरकार ने, तो उसी हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। और अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी योजना जिसका नाम है सतत योजना। सतत योजना में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाते हैं, लेकिन इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसमें सतत योजना में हमारा टारगेट क्या है? सतत योजना में हमारा टारगेट ये है कि हमें 2023-24 तक 15 मिलियन मेट्रिक टन कंप्रेस बायोगैस भारत में चाहिए और टोटल हमें 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो हैं वो भारत में सेटअप करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में हमें कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने हैं अंडर सतत योजना? हमें 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने हैं भारत में अंडर सतत योजना। और टोटल हमें कितनी कंप्रेस्ड बायोगैस चाहिए 2023-24 तक? हमें 15 मिलियन मेट्रिक टन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सतत की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। एक चीज और करी है इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है, अगर आप कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाते हैं और बैंक उसको लगाने के लिए आपको लोन देते हैं तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में काउंट होगा, जिससे फंडिंग आसान हो जाए, क्योंकि बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो पैसा है अपना वो देना होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होते हैं हमारे, राइट। तो कितनी होती है भारत में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जनरली, कमर्शियल जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं तो 40%, राइट, 40%। ये पैसा उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होता है, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसमें कंप्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट्स भी प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। ये आरबीआई ने अनाउंस किया था 4 सितंबर 2020 को। और सतत योजना में अगर आप कोई कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं तो वो मिनिमम 2 टन पर डे कैपेसिटी का होना चाहिए, तभी आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे। और फाइनेंशियल इंसेंटिव इसमें कितने मिलते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव, वैसे तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की है, लेकिन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। तो अगर आप मान लीजिए 4.8 टन पर डे तक का कैपेसिटी का कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं, जो इक्वल होता है 12,000 क्यूबिक मीटर ऑफ बायोगैस पर डे के, तो आपको 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और मैक्सिमम सब्सिडी जो इसमें मिलती है, अगर आप 12 टन पर डे कैपेसिटी का लगा रहे हैं, 12 टन या उससे ज़्यादा, तो आपको 10 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल इंसेंटिव सरकार की तरफ से दी जाती है। यहाँ पे आप सतत की वेबसाइट पे देख भी सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी मिलती है। तो जैसा मैंने बताया 4.8 टन तक का लगाएंगे तो 4 करोड़, और मैक्सिमम जो इसमें मिलेगी वो 10 करोड़। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं, लद्दाख वगैरह, वो सब हैं, तो वहाँ पे 20% एक्स्ट्रा आपको मिलती है, ठीक है, उन एरियाज़ में। तो नॉर्थ ईस्ट है, लद्दाख वगैरह, जिनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे 20% एक्स्ट्रा आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। ये था हमारा वीडियो, गवर्नमेंट स्कीम्स का पहला वीडियो। इसमें मैंने 3 स्कीम्स आपको पढ़ाई, तीनों में डिफरेंसेस बताए, तीनों मिलती जुलती हैं, कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, लेकिन तीनों अलग अलग मिनिस्ट्री चलाती हैं। तीनों के फीचर्स आपको बताए, तीनों के टारगेट्स आपको बताए। यहीं तक आपको अपना स्कोप लिमिटेड रखना है। आने वाले वीडियोस में मैं और भी सरकारी जो स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं, अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भारत के जितने भी एग्जाम में सब में करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं, सब में करंट अफेयर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो मेरा कोर्स आता है जिसमें मैं डेली और वीकली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। ये कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं GGCA, और आपको सिर्फ 1999 में ये कोर्स मिल जाएगा, 1999 में। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, या फिर हमारे चैनल पे जो कवर फोटो है उस पर एक QR कोड है, उसको स्कैन करके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए
तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अब आपको गुड बाय बोलने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ज़रूर कर पाएंगे। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, गोवर्धन योजना जो है उसमें हम कितने कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट लगाएंगे? कितने कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट लगाएंगे? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोवर्धन योजना में हम कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैं जिनको शहरों में लगाएंगे, राइट? तीसरा क्वेश्चन ये है कि गोवर्धन योजना में कितना पैसा इस बार बजट में सरकार ने एलोकेट किया है? कितना पैसा एलोकेट किया है? चौथा क्वेश्चन ये है, गोवर्धन योजना में जो सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको कितना मैंडेट दिया है? कितना मैंडेट दिया है? समझ गए? पांचवा क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गोवर्धन प्रोजेक्ट्स लगाए हैं? मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि बायो ऊर्जा और बायोगैस नाम के पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री ने भारत में लॉन्च किए हैं? और मेरा आखिरी यानी सातवां क्वेश्चन ये है कि जो सतत योजना है हमारा, उसके लिए टारगेट क्या है? हमें कितने मिलियन मेट्रिक टन कंप्रेस बायोगैस प्लांट भारत में एनेबल करनी है और कितने हमें कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाने हैं सतत योजना के तहत? तो इनके आपको आंसर करने हैं और नीचे कमेंट्स में, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगला वीडियो होगा जो मेरा, उसमें मैं फिर से 2-3 जो स्कीम्स हैं उनको पढ़ाऊंगा और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम भारत के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और टफ से टफ जो एग्जाम है उसमें भी, और जो नॉर्मल जो भी एग्जाम है इंडिया के, उनमें ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चंस भी मैं हर वीडियो में करवाता चलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पावर्ड बाय स्टडी IQ।